गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो साथियों, आप सब जानते हैं कि मैं मनोज कुमार कौटलिया पाठशाला की तरफ से आपके लिए एसएससी जीडी 2023 जो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो सवाल हैं, जो टॉपिक है, उस टॉपिक पर मेरे द्वारा चर्चा की जा रही है। तो हम लोगों ने 2-3 सेशन में देखा कि भारत के संवैधानिक विकास क्या था, भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, संविधान सभा क्या था, संविधान लागू जब किया गया तो संविधान की अनुसूचियों को देखा गया, विदेशी जो स्रोत हैं उसे देखा गया। तो इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज की कड़ी में मैं मेरे द्वारा, क्योंकि सबको पता है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था और उसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय संविधान में, मूल संविधान में जो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और जो 22 भाग था, उसी कड़ी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो साथियों, आज का जो कक्षा है, आज का जो क्लास है, वो ऐसा है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो 22 भाग हैं, इस 22 भाग में जो 395 अनुच्छेदों को जो रखा गया है, बांटा गया है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक में, तो जो महत्वपूर्ण भाग हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, जैसा कि आपको सिलेबस में बताया गया है, एसएससी जीडी का सिलेबस जो मेरे द्वारा जो दिया गया है, वहाँ बताया गया है कि कौन कौन से भाग महत्वपूर्ण हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो उस भाग की कड़ी को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे, और वो आज का टॉपिक है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो साथियों, ये याद रखना होगा कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो तात्पर्य ये है कि भारत एक संघ होगा और उसके अधीन विभिन्न क्षेत्र होंगे। वो क्षेत्र में राज्य भी होगा, उस क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश भी होगा। तो हम जो आज की कड़ी लाए हैं वो ये कि मैंने कहा कि 22 जो भाग है, उस 22 भाग में 395 अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। इस प्रकार से एक एक भाग को जो महत्वपूर्ण है, उन भागों को देखने का प्रयास किया जाएगा। तो हम पढ़ेंगे आज संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में। तो क्या कहता है सिस्टम, ये सुना जाए। सवाल कहाँ से होते हैं ये हम लोग सुनेंगे। इस प्रकार कहा जाता है कि संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं उसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। एक संघ होगा और उसके अधीन विभिन्न क्षेत्र होंगे। ये किस भाग में है? भाग 1 में है। दूसरा सवाल, भाग 1 में कितने अनुच्छेदों को रखा गया है? तो भाग 1 में 4 अनुच्छेदों को रखा गया है। तीसरा सवाल इसी लाइन से बनता है कि भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक में है? तो 1 से 4 तक में है। दोस्तों, जो सेशन है, उस सेशन में एक एक बारीकी चीज़ों को बताया जा रहा है जहाँ से सवाल पूछने की संभावना होती है। इस प्रकार से हम एक एक करके चारों अनुच्छेदों को देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत, स्पष्ट शब्दों में है, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। राज्य होंगे और उन राज्यों का एक समूह संघ के नाम पर जाना जाएगा, यूनियन के नाम से जाना जाएगा। तो एक शब्द यहाँ से मेरे पास आया, हम सबको ये पता चल गया होगा कि अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तात्पर्य ये हुआ कि इस अनुच्छेद में हिंदुस्तान शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। तो स्पष्ट शब्दों में ये बात सामने हो गई कि जो भारत का संविधान है, उस संविधान में हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है
हालांकि इसके आगे हम बढ़ें तो यहाँ पर जानते हैं इसी अनुच्छेद में राज्यों के क्षेत्र का जिक्र किया गया है, इसी अनुच्छेद में संघ क्षेत्र का जिक्र किया गया है, और इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि ऐसा क्षेत्र जिन्हें सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किया जा सकता है, अधिग्रहित किया जा सकता है, अर्थात उसे अपने अधीन मिलाया जा सकता है, उसे अपने अधीन मिलाया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद कहता है। तो इस प्रकार से अधिग्रहित करने का जो जिक्र किया गया है वो ऐसा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो कहा गया है लाइनें इस प्रकार से, ये अभिग्रहित लिखा गया है, ये होता है अधिग्रहित, अधिग्रहित। तो इस प्रकार से अपने अधीन मिलाया जा सकता है। तो साथियों ये याद रखना होगा हमें कि ये 3 बातों का उल्लेख किया गया है। एक, राज्यों का क्षेत्र होगा, जैसे अगर बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो उस उत्तर प्रदेश का अपना एरिया है, संघ का एरिया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ 3 बातों का जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 2, और अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को यह शक्ति दी गई है, ध्यान से सुनेंगे, ये पार्लियामेंट को यह शक्ति दी गई है कि पार्लियामेंट संसद संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। अगर किसी राज्य का गठन करना हो, नए राज्यों को स्थापित करना हो, प्रवेश करना हो किसी राज्य का, तो ऐसी स्थिति में ये अधिकार संसद को प्राप्त है, और ये अधिकार जो प्राप्त है अनुच्छेद 2 के तहत प्राप्त है। एक शब्द में कहा जाए तो नए राज्यों का गठन करने का अधिकार किसे है? संसद को प्राप्त है। किस अनुच्छेद में यह अधिकार दिया गया है? तो यह अधिकार अनुच्छेद 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 3 का हम जिक्र करें तो यहाँ पर कहता है कि अनुच्छेद 3 क्या कहता है? किसी भी राज्य के क्षेत्र को, अर्थात क्षेत्र की सीमा को बढ़ाया जा सकता है, किसी भी राज्य क्षेत्र की सीमा को घटाया जा सकता है, और किसी भी राज्य क्षेत्र के नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। या दूसरे शब्दों में हम कह ले इसे, अनुच्छेद 3 को दूसरे शब्दों में, संसद किसी भी राज्य में से उस राज्य क्षेत्र से अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र के सीमा को घटाकर या बढ़ाकर या अलग करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि राज्यों की सीमाओं को घटा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, अलग कर दिया जाए, और अलग करके एक नया राज्य का निर्माण करने का अधिकार केवल और केवल संघ संसद के पास है। तो ये शक्ति अनुच्छेद 3 के तहत दिया गया है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण उत्तराखंड का गठन किया गया उत्तर प्रदेश से अलग करके। एक छोटा सा उदाहरण आंध्र प्रदेश से अलग करके गठन किया गया तेलंगाना का। ऐसा ही उदाहरण बिहार से अलग करके किया गया झारखंड का। तो ये जो पावर है, ये जो शक्ति है, ये शक्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है संसद को? तो अनुच्छेद 3 में। हालांकि जब हम अनुच्छेद 3 को और विस्तार से पढ़ेंगे तो यहाँ 2 बातों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 3 में कि ये जो परिवर्तन किया जा रहा है, ये परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन हो, वो अध्यादेश राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। तात्पर्य ये है कि ऑर्डिनेंस जारी होगा, और हम सब जानते हैं साथियों कि ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त है। और जैसे ही राज्य विधानसभा विधानमंडल की बातें होती है तो राज्य विधानमंडल में भी ये अधिकार प्राप्त है, और ये अधिकार राज्य विधानमंडल में राज्यों के राज्यपाल को प्राप्त है, जो अनुच्छेद 213 के तहत प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल को प्राप्त है। तो ये चीज़ें हैं, हमें यहाँ ये जानना है, अध्यादेश लाया जाएगा। दूसरी बात, हम आगे बढ़ते हैं तो आगे कहता है कि जो नियम लागू हो रहा है, जो अनुच्छेद 3 में संसद को अधिकार दिया गया है, यहीं पर कही गई है कि लागू होने से पहले, वो बिल या अधिनियम लागू होने से पहले राष्ट्रपति उस अध्यादेश को राज्य के विधानमंडल से मत जानने के लिए भेज सकते हैं। मतलब अगर बिहार से अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया तो बिहार राज्य विधानमंडल भी अनुमति देती है, दी होगी,
दिया तभी तो हुआ। तो ये जो अधिकार है, उस अध्यादेश को, उस कानून को, उस नियम को हम किसके पास भेजेंगे? तो राज्यों के विधान मंडलों के पास भेजेंगे। तो ये दो बातें हैं। अनुच्छेद 4 कहता है कि जो मैंने कहा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अर्थात कुल मिलाकर कहा जाए तो राज्यों का गठन का बात है 2 और 3 में। तो ये जो राज्यों का गठन का अधिकार है संसद को प्राप्त, जब भी ऐसा परिवर्तन करती है संसद, तो उसे हम कभी भी किसी भी हालत में संविधान संशोधन नहीं मानते हैं। अब इससे तात्पर्य क्या होता है? तात्पर्य ये है कि जब हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे 368 है, 368, और जब हम लोग भाग पढ़ेंगे 20 और इसी में पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका, तब हम लोग जानेंगे कि संविधान संशोधन की रीतियां जो है, सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो भारत के संदर्भ में है, वो क्या कहता है, किसे संविधान संशोधन माना जाएगा, किसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये बातों को हम लोग वहाँ विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, उम्मीद है कि ये सेशन समझ में आ रहा होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार भारत औपनिवेशिक शासन काल के दौरान स्वतंत्र भारत नहीं था और भारत का अपना संविधान भी नहीं था। स्थिति ऐसी थी कि भारत कई राज्य क्षेत्रों में विभक्त था, कई देशीय रियासतें थी और ब्रिटिश प्रांत भी था, और जहाँ पर अंग्रेज़ों का वर्चस्व था। तो ऐसी स्थिति में जब देश को आज़ादी मिली, देश आज़ाद होने के कगार पर था, अनाउंस हो चुका था कि भारत को अब आज़ादी मिलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो ब्रिटिश प्रोविंसी जिसे कहा जाता है, जो देशी रियासतें थी जिसे प्रिंसली स्टेट कहा जाता है, उन दोनों वर्गों को मिलाकर के, अर्थात ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर के, देशी रियासतों को मिलाकर भारत में राज्य क्षेत्र का निर्माण करने का बात कही गई। तो ये स्थिति ऐसी थी। तो अगर इस पर हम चर्चा करें कि आखिर कैसे क्या हुआ, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आता है कि केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव, अर्थात आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक 2 इकाइयाँ थी। भारत में आज़ादी के समय राजनीतिक 2 इकाइयाँ थी, एक ब्रिटिश प्रांत था, एक देशी रियासतें थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ब्रिटिश प्रांत वो है जहाँ अंग्रेजी शासन का दौर था, ब्रिटिश प्रांत वो है जहाँ सरकार के अधीन, ब्रिटिश सरकार के अधीन शासन था, और उस समय ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11 देखी गई। दूसरी बात, देशी रियासत वो है जहाँ वंश परंपरा के आधार पर शासन व्यवस्था थी। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों को मिलाकर के राज्यों का निर्माण करना था, तो घटना कुछ अलग घट गई। यहाँ पर देशी रियासतों के लिए कहा गया, यदि कोई देशी रियासत अलग रहना चाहता हो तो रह सकता है, यदि कोई देशी रियासत भारतीय संघ में शामिल होना चाहता है हो सकता है, और यदि कोई देशी रियासत पाकिस्तान क्षेत्र का हिस्सा बनना चाहता है तो भी वो पाकिस्तान क्षेत्र का हिस्सा बन सकता है। घटना तो ऐसी ही थी, परंतु इसका परिणाम कुछ और होगा, किसी को ये जानकारी नहीं थी। हुआ यूँ भी, ऐसे में ऐसी स्थिति में 3 जो देशी रियासतें थी, वो 3 देशी रियासतें भारतीय संघ में शामिल होना नहीं चाहते थे। एक था हैदराबाद, एक था जूनागढ़ और एक कश्मीर। फिर से ध्यान से, 3 देशी रियासतें ऐसी थी जो भारतीय संघ में शामिल होना नहीं चाहता था। एक हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक कश्मीर। तो इस प्रकार से ये तीनों को भी भारतीय संघ में शामिल करना था। अब स्थिति ऐसी थी कि शामिल कैसे किया जाए, तब जाकर के हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई की गई या सैनिक कार्रवाई की गई, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। तो ये भी सवाल पूछा है। दूसरी बात, सवाल ये आता है कि जब हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था, एक देशी रियासत के रूप में था, तो वहाँ निजाम का दौर चल रहा था, निजाम का शासन चल रहा था। तो उस समय वहाँ के निजाम कौन थे? उसका नाम था मीर उस्मान अली खान। तो याद रखेंगे दोस्तों, उस निजाम का नाम क्या था? मीर उस्मान
अली खान, मीर उस्मान अली खान। इस प्रकार सन 1948 ईस्वी में भारतीय संघ में इसे शामिल कर लिया गया। फिर सवाल, आज़ादी के समय 3 देसी रियासतें ऐसी थी जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहता था, एक हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक कश्मीर। तो अब सवाल आता है कश्मीर को कैसे मिलाया गया, अब सवाल आता है जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया। तो जूनागढ़ को जो मिलाया गया, यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया। और जो जनमत संग्रह हुआ, जनता से राय ली गई, जनता से पूछा गया कि जनता की क्या राय है। जनता ने कहा मैं भारतीय संघ में जाना चाहता हूँ, मैं भारतीय संघ में रहना चाहता हूँ। तो वहाँ उस समय नवाबों का दौर था और नवाब उस समय के वहाँ जो थे वे नवाब महावत खान थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उस समय वहाँ के नवाब कौन थे, तो नवाब का नाम था महावत खान, महावत खान, महावत खान, यस वेरी गुड, महावत खान। बच गया कश्मीर। तो कश्मीर की कुछ अलग कहानी है, जो कहानी को इतना कम समय में संभव नहीं है। उसके लिए एक अलग क्लास लाया जाएगा, एक अलग सेशन लाया जाएगा कि कश्मीर की घटना कैसे घटी। परंतु कश्मीर में उस समय जो वहाँ के राजा थे, उस राजा का नाम था हरि सिंह नावला, हरि सिंह नावला। तो हरि सिंह नावला ने कहा कि मैं किसी भी हालत में ना ही पाकिस्तान का क्षेत्र का हिस्सा बनना चाहता हूँ और ना ही भारतीय क्षेत्र का हिस्सा रहना चाहता हूँ, मैं स्वतंत्र राजतंत्र के रूप में रहना चाहता हूँ। रहने दिया गया, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात पाकिस्तान की कबीलाई जनजातियों ने जब कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, तो फिर भागे भागे हरि सिंह नावला आ गए सरदार पटेल के पास, और सरदार पटेल के कहने पर फिर इन्होंने अपने राज्य क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में विलय कर दिया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। इस प्रकार से ये तीनों के तीनों देसी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गया। और जब भारतीय संघ में शामिल हो गया, तब कहानी बनती है कि आखिर भारतीय राज्यों का निर्माण किस प्रकार से हो, क्या होना चाहिए। तब आगे कुछ ऐसी घटना घटी कि जून 1948 ईस्वी में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में दिया और कहा कि भैया प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्य का निर्माण होना चाहिए। सवाल क्या पूछता है ये कि एस के धर समिति का गठन कब किया गया था, तो जून 1948 में। रिपोर्ट कब दिया, तो दिसंबर 1948 में। क्या कहा, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्य का निर्माण होना चाहिए। तो कहानी तो यहीं ख़त्म नहीं हुई, आगे बढ़ा। उसके बाद फिर जाकर के उसी दिसंबर 1948 ईस्वी में एक और समिति का गठन किया गया, जिसका नाम था JVP समिति। और ये JVP में 3 लोग थे, एक जवाहरलाल नेहरू, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक थे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। तो इस प्रकार से ये जो 3 लोग यहाँ शामिल थे, एक कमेटी था, और इन तीनों ने कहा, अपनी रिपोर्ट 1949 में कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए। परंतु देश की स्थिति कुछ ऐसी हुई कि उस समय कुछ और किया गया। अंततः भारत सरकार ने 1950 ईस्वी में भारतीय संघ के राज्यों को 4 वर्गों में 4 प्रकारों से वर्गीकृत कर दिया। अब जो वर्गीकृत हुआ, ये यहाँ से सवाल कैसा होता है, भाग क, भाग ख, भाग ग और घ। क में जो शामिल किए गए 9 राज्य थे, ख में जो शामिल किए गए 9 राज्य थे, ग में जो शामिल किए गए 10 राज्य थे, और घ में अकेला अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि क्या स्थिति थी सर? तो स्थिति कुछ ऐसी थी साथियों कि भाग क में वैसे राज्य को रखा गया
जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। अब मामला फंस गया कि जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन है, ऐसे राज्यों की श्रेणी में 9 राज्यों को शामिल किया गया। दूसरी बात, भाग ख में 9 वैसे राज्य को रखा गया जहां विधानमंडल के साथ शाही शासन था। तो देखिए यहां अंतर है, यहां भी अंतर है, समरूपता एक रूपता नहीं दिख रही है। परिणाम तीसरा हम देते हैं तो 10 वैसे राज्यों को रखा गया जहां ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था और साथ में उसी में शाही शासन का भी जिक्र किया गया। तो तीनों रूपों में एक रूपता नहीं थी और चौथा में था अकेला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो आज भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार से चारों में समान समरूपता नहीं होने के कारण जनता में आक्रोशित की भावना जागृत हो गई। जनता को लगा कि नहीं, मेरे द्वारा ये जो सरकार के द्वारा घोषणाएं की गई, ये जो लागू किया गया, ये सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं एक प्रकार का गलत तरीका है। जनता में असंतोष की भावना फैल गई, जनता ने इसका विरोध किया और जनता ने विरोध किया तो इस प्रकार से सर्वप्रथम मद्रास राज्य की तेलुगु भाषी जनता ने, एकदम ध्यान से सुनेंगे, मद्रास राज्य की तेलुगु भाषी जनता ने कहा कि मुझे भाषा के आधार पर राज्य की मांग होनी चाहिए, राज्य की गठन होनी चाहिए, भाषा के आधार पर राज्य को दिया जाना चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और उस मद्रास प्रांत में एक कांग्रेस के नेता थे जिसका नाम था पोट्टी श्रीरामुल्लू। ये सवाल तो पूछा है कि कांग्रेस के वो नेता कौन थे जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्य का मांग करते हुए, अलग राज्य का मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। तो उसका नाम पोट्टी श्रीरामुल्लू था। परिणाम, वो भूख हड़ताल पर लंबे समय तक बैठे रहे, सरकार ने उसकी एक ना सुनी। परिणाम, उस बंदे की मौत 56 से 58वें दिन के बीच में हो गई। और जब उसकी मौत हो गई तो भारत सरकार को सुनना पड़ा, और जब सुनना पड़ा तो भारत सरकार ने एक रूपरेखा तैयार किया। कहा, मैं भाषा के आधार पर जिस राज्य का मांग किया जा रहा था मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। और परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषा के आधार पर, प्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया। ये सवाल वनडे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आगे भी पूछे जाएंगे। अतः भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ये हो गई बात। लेकिन जब एक राज्य का आप गठन करते हैं तो कहीं और से भी तो मांगे होगी, कहीं और से भी मांगे होगी। तो कहीं और से जब मांगे होने लगी, अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य की मांग होने लगी, तब जाकर के उसी आधार पर मांग जब उठने लगी, तब दिसंबर 1953 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिसंबर 1953 ईस्वी में 3 सदस्यों वाला राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया गया, और जब किया गया तो उसमें 3 सदस्य थे, जिसमें एक उसके अध्यक्ष फजल अली थे और 2 उसके सदस्य थे, एक के.एम. पन्नीकर और एक M.N. कुंजरू। तो ये जो कुंजरू थे, यहाँ पर कुंजक लिखा हुआ है, ये कुंजक नहीं होगा, ये कुंजरू होगा, ये कुंजरू होगा। तो साथियों याद रखेंगे, ये के.एम. पन्नीकर और M.N. कुंजरू, ये 3 सदस्यों वाला एक टीम था। और जब 3 सदस्यों वाला एक टीम था जिसके अध्यक्ष फजल अली साहब थे, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में कहा कि हुजूर, फजल अली ने अपनी सिफारिश में कहा कि जो 4 भाषाई आधार पर जो राज्य का गठन किया गया है, इस राज्यों के गठन को समाप्त कर दिया जाए, और उसके अलावे पर जो है, जो अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, उस प्रावधान को भी खत्म कर दिया जाए। परिणाम क्या हुआ?
इन्होंने कहा पूरे भारत में 16 राज्य होने चाहिए, 16 राज्य होने चाहिए और 3 केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 16 राज्य का जिक्र किया और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र किया। बात तो यहीं बनी नहीं, तो बढ़िया बात है भाई। बस मुझे केवल ये याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्यों का सिफारिश किया था? 16 राज्यों का। कितने केंद्र शासित प्रदेशों का सिफारिश किया? 3 केंद्र शासित प्रदेशों का। भारत सरकार ने कहा यस, देखते हैं। आपने रिपोर्ट जो देना था वो दिया। अब क्या करते हैं? इस प्रकार से राज्य पुनर्गठन एक अधिनियम लाया गया, राज्य पुनर्गठन एक्ट लाया गया। और जब राज्य पुनर्गठन एक्ट लाया गया तो वो एक्ट आया था 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत फिर से बातें, एक और बात है 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। 2 चीज़ें, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत भारत में 14 राज्यों का और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। और जो क ख ग घ की जो दूरी थी उसको समाप्त कर दिया गया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि क में जो 9 राज्य थे, ख में 9 राज्य थे, ग में 10 राज्य थे, घ में अकेला अंडमान निकोबार द्वीप था। ये जो वर्गीकरण किया गया था, इस वर्गीकरण को दूर कर दिया गया और इस अधिनियम के तहत, इस संविधान संशोधन के तहत पूरे भारतवर्ष में नए सिरे से 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो वो 14 राज्य कौन कौन से थे ये एक बार देखना है। हालांकि यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाता है जनरली कि इनमें से कौन कौन से 14 राज्य थे। बस केवल याद रख लेना है, देख लेना है कि 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश था। तो सबसे पहले देखते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से याद रखना है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। फिर आते हैं असम, बिहार। आगे अगर हम बढ़े तो आगे चलते हैं बंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश। आगे बढ़े तो मद्रास, मैसूर, उड़ीसा। और आगे बढ़े तो फिर है पंजाब, राजस्थान। और फिर आगे बढ़े उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये 14 थे। इसके अलावे केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र किया जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरी अगर हम चलें तो दिल्ली आज भी केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन तीसरा जो था हिमाचल प्रदेश, वो आज राज्यों की श्रेणी में शामिल है। चौथा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी दीवी द्वीप समूह, जिसे आज के समय में लक्षद्वीप कहा जाता है, लक्षद्वीप कहा जाता है। तो ये जो प्रावधान है ये यहाँ से नाम बदल दिया गया। इतना बड़ा नाम था, इसे हटा करके एक छोटा नाम कर दिया गया, लक्षद्वीप। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो एक आता है मणिपुर, ये भी आज राज्यों की श्रेणी में शामिल है। और एक है त्रिपुरा, ये भी आज राज्यों की श्रेणी में शामिल है। तो नामों में परिवर्तन, कौन से राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, जैसे रिसेंटली हाल में आपने सुना होगा 2019 की घटना है। लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्पेशल राज्य का दर्जा था जम्मू एंड कश्मीर, उस जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा हटा दिया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और उस जम्मू कश्मीर को 2 भाग में विभाजित कर दिया गया। एक है जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख, एक है लद्दाख। तो साथियों ये अधिकार केंद्र के पास है, संसद के पास है, ये अधिकार राज्यों के पास नहीं है। और अभी 2-3 दिन पहले ये न्यूज आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 370, धारा 370 को हटाना जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। तो ये सारा का सारा पावर किसके पास है? तो ये सारा का सारा पावर केंद्र के पास है। इस प्रकार से जब जब आवश्यकता हुई तब तब संघ ने
नए राज्यों का गठन करना स्टार्ट किया। और हम लोग एक और सेशन कभी लेकर आएंगे जो स्पेशल बैच में जब हो, सेकेंड एग्जाम में हो तो वहाँ से सवाल पूछता है। वन डे एग्जाम में संभवतः सवाल यहीं से होते हैं। सेकेंड एग्जाम का जब हम लोग वीडियो और लाएंगे आपके बीच में, कोटलिया पाठशाला आपके लिए और भी क्लासेस लेकर आएगा, तो उस समय हम लोग पढ़ेंगे कि 15वां राज्य कौन सा हुआ, 16वां राज्य कौन सा हुआ, 17वां राज्य कौन सा हुआ। उसके बाद आपने सुना होगा कि जब झारखंड का गठन हो रहा था उस समय झारखंड सहित 3 राज्यों का गठन हुआ। आपने फिर सुना होगा कि जाकर के 2014 ईस्वी में फिर एक राज्य का गठन हुआ। फिर आपने सुना होगा कि ये जो राज्य है, ये जो केंद्र शासित प्रदेश, उसे राज्य का दर्जा कब दिया गया। सारी चीज़ें हम लोग एक अलग सेशन में आएंगे। वो सेकेंड एग्जाम में वहाँ से जनरली क्वेश्चन होता है, लेकिन वन डे एग्जाम में एसएससी जीडी के लिए ये जितनी बातें बताई गई, संभवतः यहाँ से सवाल पूरा सफिशिएंट है। तो साथियों, ये जो सेशन रहा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र आपके बीच में रखा गया। उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आएगा। उम्मीद है इससे आप कुछ सीख पाएंगे और उम्मीद है आप इसे देखेंगे, इसे शेयर करेंगे और इसे लाइक करेंगे। तो अगले सेशन में, अगले क्लास में मैंने कहा कि जो इम्पोर्टेंट है, जो फैक्ट है, जहाँ एसएससी जीडी का सिलेबस जो कहता है उसके अकॉर्डिंग हम एक एक करके एक एक पार्ट पर चर्चा करेंगे। तो अगला जो पार्ट होगा वो हम लोग लेकर आएंगे भाग 2 के बारे में। और भाग 2 आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है। तो साथियों, आज यहीं तक बंधुओं, फिर अगली क्लास में हमारी और आपकी मुलाकात होगी। और तब तक के लिए मैं मनोज कुमार आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।